हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो हमने इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था। कल हमने इमोशंस और कॉग्निशन के बारे में पढ़ा था, उनका क्या कोरिलेशन है, क्या क्या उनकी थ्योरीज है, इसके बारे में पढ़ा था। जिसने वो सेशन नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं या उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं लर्निंग होने में, अधिगम प्रक्रिया में कंट्रीब्यूट करते हैं, और कौन कौन से फैक्टर उसमें क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारा टॉपिक है फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, है ना, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है एज इट इज। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, है ना। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या है, पर्सनल फैक्टर्स क्या क्या है, इनके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो जुड़े रहिएगा सेशन के अंत तक और संपूर्ण जानकारी हम लोग जानेंगे लर्निंग के बारे में। लर्निंग होती क्या है, इसका प्रोसेस क्या है और क्या क्या इसके कारक हैं प्रभावित करने वाले, है ना। डिटेल सेशन होगा लेकिन इंटरेस्टिंग होगा और आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा संबंधित है, क्योंकि लर्निंग और पेडागोजी से आपके सीडीपी में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और पेडागोजी से। यानी कि लर्निंग के बारे में उसको क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, जो बच्चों के प्री कॉन्सेप्शन होते हैं, है ना, उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं पहले के या भ्रम होते हैं बच्चों में, वो सब क्या क्या है, इन सब के बारे में धीरे धीरे हम लोग जानेंगे, है ना। आज तो बेसिकली हम लोग जानने वाले फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग बिना देरी के, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लर्निंग क्या होती है ना। ये जो लर्निंग है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अधिगम, है ना। अधिगम, या और सरल भाषा में कहें तो इसको हम लोग कहते हैं सीखना, है ना। सीखना, कुछ लर्न करना, ठीक है। तो अधिगम का मतलब होता है कुछ सीखना, है ना। जो हमारे वांछित व्यवहार में क्या होता है, अनुभव के आधार पे जो परिवर्तन होता है वो क्या है, वही अधिगम है, वही लर्निंग है ना। मतलब कि लर्निंग क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। पूरे जीवन व्यक्ति क्या करता है, सीखता है, जन्म से लेके मृत्यु तक वो सीखता रहता है। यहाँ तक कि अगर हम पुरानी बातों को माने, पुराणों की बातों को माने, तो क्या होता है कि बच्चा गर्भ से ही सीखना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि जो अभिमन्यु वाली स्टोरी है, कि जब अभिमन्यु गर्भ में होते हैं तभी वो जो चक्रव्यूह वाली रचना, कैसे टूटता है चक्रव्यूह, उसके बारे में उन्होंने आधी स्टोरी जान ली थी, है ना। तो क्या होता है, लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना। हमेशा आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ये प्रोसेस कभी रुकता नहीं है। एक तरीके से हम कह सकते हैं क्या है, ये सतत प्रक्रिया है। सतत यानी कि कॉन्टिन्यूस, है ना। सतत प्रक्रिया है क्या, लर्निंग। जैसे विकास सतत प्रक्रिया है, वैसे आपकी लर्निंग क्या है, ये भी क्या है, आपकी सतत प्रक्रिया है ना। तो लर्निंग क्या है, परमानेंट जो लर्निंग है, अगर हम रॉबिन्सन के अनुसार जाने, है ना, तो लर्निंग क्या है, रॉबिन्सन के अनुसार अगर हम जाने, रॉबिन्स के अनुसार, तो इन्होंने क्या बताया है कि लर्निंग क्या है, लर्निंग इज अ एनी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, है ना, विच ऑकर्स द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। मतलब कि जो लर्निंग है, ये किसी व्यक्ति के व्यवहार में एक परमानेंट चेंज है ना। हम कुछ सीखते हैं, उसको उससे इंगेज होते हैं, जुड़ते हैं, उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, सीखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जो भी नॉलेज हमने सीखी है, अडेप्ट की है, उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, है ना। तो लर्निंग बेसिकली क्या है, जो हमारे व्यवहार में परमानेंट चेंज ले आता है ना। परमानेंट चेंज ले आता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, अनुभव। जब हम सीखते हैं तो उसका हमें क्या होता है, कुछ ना कुछ अनुभव होता है ना। तो लर्निंग एक तरीके से हम कह सकते हैं परमानेंट चेंज है, और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है आपका, क्या है, सतत प्रक्रिया है, ठीक है। सतत प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हर जगह, हर स्थान पे, जहाँ भी आप जाते हैं, आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सीखते रहते हैं, है ना। मान लीजिए कि कुछ चीज़ें आप अनायास यकायक सीख जाते हैं, एक्सपीरियंस से, अनुभव से, या किसी और के अनुभव से, या स्वयं के अनुभव से आप क्या करते हैं, सीखते हैं, है ना। तो लर्निंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है लर्निंग की, है ना, इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं लर्निंग की, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये बेसिकली क्या था, लर्निंग, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे लर्निंग की विशेषताएं क्या क्या होती है, अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं, है ना। तो हम लोग अधिगम की विशेषताओं के बारे में जानेंगे।
अब हम लोग जानेंगे अधिगम की विशेषताओं के बारे में। अधिगम सबको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है कि मतलब जो भी हम लोग सीखते हैं क्या है, वो लर्निंग है। जो भी हम सीखते हैं, प्रोसेस ऑफ नोइंग, प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, है ना, प्रोसेस ऑफ लर्न समथिंग। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर एक शब्द में कहें तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग या प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज, है ना, मतलब कि ज्ञान को अर्जित करने का प्रोसेस क्या है, अधिगम है। कुछ नया जब भी हम सीखेंगे वो क्या होगा, लर्निंग होगी, है ना। और सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना। व्यवहार में जो भी परिवर्तन होंगे, वांछित परिवर्तन होंगे, प्रशिक्षण के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, वो क्या होंगे, अधिगम होंगे आपका। अब हम लोग जानेंगे इसकी विशेषताएं, है ना। इसकी विशेषताएं क्या है, लर्निंग की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। विशेषताएं, है ना, अधिगम की विशेषताएं। क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक दोनों बोल सकते हैं, है ना। अधिगम की विशेषताएं, तो सबसे पहले तो जो हमने कहा सतत प्रक्रिया है ना। हमने अभी स्टार्टिंग में ही कहा कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना। तो क्या है, ये सतत प्रक्रिया है। जो लर्निंग है ये क्या है आपकी, सतत। सतत का मतलब है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग आपका चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, है ना। हमेशा आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, बचपन में हो या यंग एज में हो, अडल्टहुड में हो या किसी भी एज में हो, है ना। चाहे आप ओल्ड एज में हो, कभी भी आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, आपके अनुभव में वृद्धि होती रहती है। तो लर्निंग आपकी क्या है, ये सतत प्रक्रिया है ना, यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। दूसरा क्या है, परिवर्तन की प्रक्रिया है ना। परिवर्तन की प्रक्रिया है ना। इसका मतलब है कि आप जब भी कुछ नया सीखते हैं तो उसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, और आप अपने बिहेवियर में भी उस हिसाब से क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, है ना। मान लीजिए आप कुछ समय पहले कोई गलत व्यवहार कर रहे थे, आपने कहीं से सीखा कि ये गलत व्यवहार है, अच्छा नहीं है समाज के लिए, हमारे लिए, तो आपने क्या किया, उसमें परिवर्तन किया, उसको सीख के, है ना। मान लीजिए आपने कोई गलत चीज़ सीख ली थी, उसके बाद में आपको जब सही तरीका पता चला तो आपने उसको क्या किया, मॉडिफाइड किया, है ना। तो क्या है, परिवर्तन की भी प्रक्रिया है, व्यवहार में हमारे परिवर्तन लाती है, ठीक है, परिवर्तन की भी प्रक्रिया है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जैसे हम लोग आर्टिकल्स का यूज़ करते थे, ए एन द, है ना। तो हम लोग पढ़ते थे कि जो है, जहाँ जहाँ जो भी वॉवेल से शब्द स्टार्ट होंगे, ए ई आई यू से, ए ई आई ओ यू से, है ना, स्टार्ट होंगे, उसमें हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, है ना। लेकिन जब हम थोड़ा और हायर लेवल पे आए तो हमें और आगे का पता चला कि ऐसा नहीं है, मतलब कि ये तो है ही है, बाकी और भी इसके रूल्स हैं, इसके आगे भी रूल्स हैं, ये मात्र एक छोटा सा रूल है, इसके जानने से ही आर्टिकल्स आप नहीं सीख जाएंगे, और भी काम है, और भी रूल्स आपको इसके आगे जानने पड़ेंगे, है ना, इसके प्रॉपर यूज़ के लिए, ठीक है। तो ये था कि हमने क्या किया, जो पहले से सीखा था उसमें क्या किया, परिवर्तन किया, आगे उसमें और ऐड किया, ऐड भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, है ना, दोनों प्रक्रियाएं इसमें शामिल है। ये हो गया आपका परिवर्तन की बात, ठीक है। दूसरा यूनिवर्सल है लर्निंग। यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल या नेचुरल इसको हम कह सकते हैं, है ना। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है ना। तो ये यूनिवर्सल है, प्रत्येक जितने भी प्राणी हैं सब में सीखने की प्रवृत्ति होती है, सब में सीखने की क्षमता होती है, निहित होती है। तो लर्निंग क्या है, यूनिवर्सल प्रक्रिया है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति है उसमें सीखने की क्षमता निहित है, और हर व्यक्ति सीख सकता है, और प्रकृति ने सबको ये मतलब कि वरदान दिया सीखने का, कह सकते हैं, मतलब सब में ये गुण है, कुछ ना कुछ वो व्यक्ति सीख सकता है, बस उसे ज़रूरत है, कोई स्लो सीखेगा, कोई फास्ट सीखेगा, सबका अपना अपना वे ऑफ लर्निंग होता है, सबका अपना अपना अंदाज होता है सीखने का, हर चीज़ का, है ना। तो क्या है, लेकिन है सब में सभी क्वालिटीज़ है, यूनिवर्सल है, नेचुरल है लर्निंग, ठीक है ना। भले कम मात्रा में हो, अधिक मात्रा में हो, पर सीखेंगे सब, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, लर्निंग जो है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि पर्पसफुल है, ठीक है। इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है सीखने का। आप कुछ भी सीखने जाते हैं तो इसका उद्देश्य होता है, आप बना के चलते हैं, स्कूल जाते हैं तो वापिस उद्देश्य जाते हैं, आप कुछ सीखेंगे, है ना। तो क्या होता है, लर्निंग का उद्देश्य होता है, ठीक है, बिना उद्देश्य के हम नहीं सीखते, है ना। तो और क्या हो सकता है, सक्रिय प्रक्रिया हम कह सकते हैं लर्निंग को, सक्रिय प्रक्रिया है ना, सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है। आप सक्रिय रूप से लर्निंग करते हैं, जैसे कि आपने लर्निंग और एक्वाजिशन के बारे में, अभी हम लोग लैंग्वेज पेडागोजी में पढ़ेंगे लर्निंग और एक्वाजिशन के बारे में, कि जो एक्वाजिशन होता है वो आप
ऐसे ही अनायास ही सीख लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। लेकिन जो लर्निंग है आपकी, ये क्या है, सक्रिय प्रक्रिया। इसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ता है, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आप चीज़ों को सीखते हैं, है ना। वे अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, ये सक्रिय प्रक्रिया है ना। तो ये कुछ थी लर्निंग की विशेषताएं। एडजस्टमेंट करते हैं, आप कुछ सीखते हैं, जो मैंने बोला था अभी, वहाँ पे ऊपर हम लोगों ने जाना था, है ना, कि एडजस्ट करेंगे, ऐड करेंगे, मॉडिफाइड कर लेंगे, जो भी नया सीखेंगे एडजस्ट कर लेंगे उसमें। तो ये आपके अधिगम की विशेषताएं हो गई। अब हम लोग जानेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, क्या क्या उसको प्रभावित करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं लर्निंग में, ठीक है। ये हम लोग जानेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं लर्निंग, ठीक है। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, यही हम लोग जानने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है आपका, हम इन लोग को दो भागों में बांट देते हैं। एक तो आपका होता है पर्सनल फैक्टर, है ना, पर्सनल फैक्टर्स, इसको हम बोल देते हैं हेरिडिटी, है ना, हेरिडिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग कर सकते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर, है ना, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। यानी कि दो तरीके से फैक्टर आपको लर्निंग को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, उसमें योगदान देंगे, और क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उसको प्रभावित भी कर सकते हैं, है ना। तो पर्सनल फैक्टर एक तो हो सकते हैं, है ना, हेरिडिटी से रिलेटेड जो भी होंगे आपके व्यक्तिगत रूप से, और दूसरे क्या होंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, जो आपकी लर्निंग को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो हम वन बाय वन सबको जानेंगे। पर्सनल फैक्टर को जान लेते हैं सबसे पहले, है ना, इन्वायरमेंटल को बाद में जानेंगे अभी। तो पर्सनल फैक्टर में बेसिकली क्या होता है, हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। पर्सनल फैक्टर में जैसे आपका आ जाता है एज, एज और आपकी मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक है। मतलब कि आपकी जो लर्निंग होगी एज के हिसाब से होती है ना। आप कहीं ना कहीं एज के अकॉर्डिंग सीखते हैं चीज़ों को। मान लीजिए आप 2 साल की एज में तो आप अल्फा बीटा गामा नहीं पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना, ABCD पढ़ेंगे, छोटा बड़ा पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें जो आपके सिलेबस से आयु के अनुसार है वो पढ़ेंगे, है ना। तो एज के अनुसार कहीं ना कहीं जो लर्निंग होती है, अधिगम प्रक्रिया होती है, वो एज पे भी डिपेंड करती है ना। अब मेच्योरिटी मतलब कि परिपक्वता, है ना, परिपक्व मतलब कि जो अधिगम है, परिपक्वता के साथ साथ अधिगम भी आपका बढ़ता है मेच्योरिटी के साथ साथ, है ना। तो ये हो गया आपका एज एंड मेच्योरिटी। नेक्स्ट आपका क्या है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, है ना, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ मतलब कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, है ना। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आप बेटर, अच्छी आपकी लर्निंग हो पाएगी, है ना। बजाय इसके कि आप शारीरिक और मानसिक रूप दोनों से क्या है, विक्षिप्त हैं, परेशान हैं, ये स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, तो आपकी लर्निंग क्या हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है, या हार्म हो सकता है आपकी लर्निंग को, है ना। आपकी जो अधिगम प्रक्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई हाई सपोर्ट नीड बच्चा है। हाई सपोर्ट नीड बच्चे का मतलब है कि कोई बच्चा है जिसको बहुत शारीरिक कष्ट है, बहुत परेशानी है उसको फिजिकल रूप से, है ना, वो चल भी नहीं सकता है प्रॉपरली, है ना, और इसी कारण फिजिकल हेल्थ नहीं ठीक है, इसी कारण मेंटल हेल्थ नहीं ठीक है, और इन दोनों की वजह से क्या हुआ, हमारी लर्निंग कहीं ना कहीं प्रभावित हो गई, है ना, लर्निंग प्रभावित हो गई। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है ये भी आपकी क्या करती है, लर्निंग को पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों प्रभावित कर सकती है। जब आप स्वस्थ रहेंगे, है ना, इधर यहाँ से भी फिजिकल और मेंटल दोनों रूप से स्वस्थ रहेंगे तो पॉजिटिव वे में आपको ये हेल्प करेगा, और जब आप अस्वस्थ रहेंगे तो क्या करेगा, ये निगेटिव वे में आपको बाधा पहुँचाएगा, है ना, मान सकते हैं बाधा पहुँचाएगा, ठीक है। डिमोटिवेट भी कर सकता है ना। आप सीख कहेंगे कि चल नहीं पा रहा हूँ मैं, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो क्या ही सीख लूँ मैं, है ना, ये समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ होगा। फिर आपका क्या होगा, इंटेलिजेंस, है ना, इंटेलिजेंस, है ना, इंटेलिजेंस मतलब आपका बुद्धि, है ना, बुद्धि स्तर मान लेते हैं, है ना, इंटेलिजेंस जैसे कि बुद्धि स्तर जो आपका होता है, आपकी बौद्धिक क्रिया क्षमता भी कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग को प्रभावित करेगी, है ना। IQ के हिसाब से भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है ना। जैसे कि कोई माइल्ड लेवल का बच्चा है ना, माइल्ड सीवियर लेवल का बच्चा है ना। माइल्ड का मतलब है जिसका IQ
कम हो, है ना। सीवियर का मतलब जिसका बहुत ही कम आईक्यू हो, है ना, या 20 से 34 के बीच में हो, है ना। तो इस आईक्यू वाले बच्चों में की लर्निंग में और जो नॉर्मल आईक्यू के बच्चे उनकी लर्निंग में क्या होगा, अंतर देखने को मिलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर जो है वो भी लर्निंग पे प्रभाव डालता है ना। नेक्स्ट आगे इंटरेस्ट है आपका, है ना, मतलब कि आपकी रुचि, अभिरुचि, है ना। अगर किसी काम को सीखने के लिए आप क्या है, इंटरेस्टेड है, रुचि है, आपका एप्टीट्यूड है, तो आप क्या करेंगे, उसको बेहतर तरीके से सीख लेंगे। लेकिन आप पे कोई काम जबरदस्ती थोपा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि नहीं ये तुम्हें करना ही करना है, और आपका बिल्कुल भी मन नहीं है, बिल्कुल भी उस तरफ रुझान नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पे आपकी लर्निंग क्या होगी, अच्छी नहीं हो पाएगी, बेहतर नहीं हो पाएगी, है ना। तो आपकी अभिरुचि, है ना, आपकी आवश्यकता, आपको नीड किस चीज़ की है ना, आवश्यकता क्या है ना, आपको मतलब कि क्या पसंद है, इस आधार पे, है ना, इस आधार पे आपकी नीड क्या है, इस आधार पे भी क्या होगा, आपकी लर्निंग कहीं ना कहीं प्रभावी होगी। ठीक है, आपका एटीट्यूड क्या है, आप क्या सीखना चाहते हैं, दृष्टिकोण क्या है आपका, है ना, अधिगम के प्रति, ये सब चीज़ें क्या करेंगे, आपकी लर्निंग को अफेक्ट करेंगी, है ना। तो ये सब आपके क्या हो गए, पर्सनल फैक्टर हो गए, है ना, जो व्यक्तिगत रूप से आपकी लर्निंग को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। ये कारण आपके स्वयं के हैं या व्यक्तिगत कारण है जो आपकी लर्निंग को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे, पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों वे में कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका हो गया पर्सनल फैक्टर। होपफुली यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, सिंपल सा है, बस स्वयं से कनेक्ट करके पढ़ना है कि आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो आप उसमें कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हो, इंटरेस्ट नहीं होता है तो आपकी परफॉर्मेंस क्या रहती है ना। तो दोनों को जब हम आप स्वयं से कनेक्ट करके पढ़ेंगे चीज़ों को, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ईजी है, आसान है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, इन्वायरमेंटल फैक्टर है उनके बारे में जान लेते हैं, यानी कि पर्यावरणीय कारक या वातावरणीय कारक। वातावरण में क्या क्या ऐसे कारक हैं जो क्या कर सकते हैं, लर्निंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या बाधा पहुंचा सकते हैं, हिंडर कर सकते हैं। तो जानेंगे बेसिकली वातावरण में ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो क्या करेंगे, आपकी लर्निंग को अफेक्ट करेंगे, है ना। तो जैसे कि कल्चर हो गया, ठीक है, कल्चर हो गया आपका, है ना, लैंग्वेज हो गया, ठीक है, कल्चर हो गया आपका, लैंग्वेज हो गया, है ना, और क्या हो सकता है, इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है ना, इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है ना, टाइम हो सकता है ना, सोशल रीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है, आसपास का जो वातावरण है आपका वो कैसा है लर्निंग के प्रति, है ना। तो और क्या हो सकता है आपका, टाइम हो गया, लैंग्वेज हो गया, इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चर हो गया, लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकती है ना, लैंग्वेज हो गया, और भी बहुत सारे वातावरणीय कारक हैं जो लर्निंग को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कल्चर, मान लीजिए क्या है, आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से आप अगर बिलोंग कर रहे हैं और वहाँ पे एजुकेशन के बारे में कुछ खास अवेयरनेस नहीं है या एजुकेशन को वो महत्व उतना नहीं देते हैं, है ना, तो क्या होगी, कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग इफेक्ट होगी, या मतलब कि जो आपकी एक सक्रिय एक्टिव वाली लर्निंग है वो तो बिल्कुल अफेक्ट होगी, है ना। आप हो सकता है स्कूल जाने को नहीं मिले आपको, है ना, उस वातावरण से आप परिचित ही ना हो पाए, है ना। तो ये क्या करेगा, कल्चर कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग को प्रभावित कर सकता है, इन पॉजिटिव है, इन निगेटिव है। कहीं आपको बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है ना, संस्कृति बहुत अच्छी मिल रही है, जहाँ पे है एजुकेशन के बारे में ठीक ठाक जानकारी है, और भी जितने भी लर्निंग वेज हैं उन सब के बारे में जानकारी है, तो ये क्या करेंगे, आपकी लर्निंग को पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगे, है ना। लैंग्वेज भी इसी तरह, इकोनॉमिक स्टेटस, टाइम, है ना, टाइम मैनेजमेंट भी, सोशल, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके क्या करेंगी, लर्निंग को, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो कैसा है ना, फिजिकल इन्वायरमेंट है ना, फिजिकल वहाँ का वातावरण कैसा है ना, ये सब चीज़ें क्या करेंगे, आपकी लर्निंग को प्रभावित करेंगी, है ना। तो हमें अलग अलग जो भी वातावरण है उनके हिसाब से देखना है लर्निंग के एस्पेक्ट, है ना, कि हर जगह एक जैसी लर्निंग नहीं हो सकती है ना, हर जगह लर्निंग का क्या होगा, जो लेवल होगा वो अलग अलग होगा, है ना, हर जगह उसकी आवश्यकता अलग अलग होगी, इसके इंटरेस्टेस अलग अलग होंगे, और क्या होगा, उसका जो लर्निंग का प्रोसेस है वो भी हर जगह क्या होगा, अलग अलग होगा। लर्निंग इज यूनिवर्सल, लर्निंग सार्वभौमिक है, हर जगह होगी, पर कहीं कम कहीं ज़्यादा होगी, इस तरह से होगी, है ना। तो ये आपका हुआ लर्निंग के बारे में, जो उसके फैक्टर्स थे उसको अफेक्ट कर रहे थे उसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि लर्निंग के टाइप्स कितने होते हैं, या फिर ये कह लें
कि जो लर्निंग है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के थ्रू भी होती है ना। हम लोग क्या करते हैं जब एजुकेशन मतलब कि जो लर्निंग वर्ड है बेसिकली वो एजुकेशन के लिए, एजुकेशन से क्या होती है, लर्निंग आती है ना। तो हम जानेंगे कि जो एजुकेशन है वो कितने प्रकार की है। यहाँ पे इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो एजुकेशन है ना, तो ये क्या होती है, एक तो होती है आपकी फॉर्मल एजुकेशन, है ना, फॉर्मल एजुकेशन। फिर होती है आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन, है ना, इनफॉर्मल एजुकेशन। और आपकी क्या होती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, है ना, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो जो आपकी इन फॉर्मल एजुकेशन है यानी एक सिस्टमेटिक वे में होती है ना, सिस्टमेटिक वे में होती है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर आप रेगुलर स्कूल में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं और वहाँ पे सीखने के लिए एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं जहाँ पे आप रेगुलर बेस पे जाते हैं, है ना। एक आपका वहाँ का टाइम मैनेजमेंट होता है, ठीक है, उस हिसाब से आपको वहाँ पे जाना होता है ना। जो जिस टाइम पे जो जो चीज़ें क्या होती है प्रिस्क्राइब होती है वो होती है वहाँ पे, है ना। तो ये आपका था फॉर्मल लर्निंग, है ना, सिंपल शब्दों में जान लेंगे। फिर इनफॉर्मल जो आपकी लर्निंग है यानी कि अनौपचारिक रूप से आप कभी भी कहीं भी सीख लेते हैं, है ना। उसके लिए आपको किसी विशेष जगह की स्थान की ज़रूरत नहीं होती है, आप घर में भी सीख लेते हैं। आपने कोई मूवी देखी, आपको उससे भी सीख मिल गई, है ना। और या फिर आपने कोई गेम खेला, उससे भी आपको सीख मिली। या रोड साइड आप कहीं जा रहे हैं, किसी के एक्सपीरियंस से या खुद के एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं आप क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं, चीज़ों को अक्वायर कर लेते हैं, है ना। तो ये इनफॉर्मल वे ऑफ लर्निंग हो गया। घर पे आप किसी चीज़ को सीखते हैं तो आप बैठ के प्रॉपरली घंटा 2 घंटा इस तरह से नहीं करते हैं, खेल खेल में मौज मौज में सीख जाते हैं, है ना। तो ये इनफॉर्मल लर्निंग हो गई जो कहीं भी कभी भी सीखी जा सकती है ना। तो जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज़ होती है उन्हीं में आप कहीं ना कहीं सीख रहे होते हैं, है ना। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन मतलब जो ओपन स्कूल्स की आजकल एजुकेशन चल रही है ना, ओपन यूनिवर्सिटीज़ चल रही है एजुकेशन के लिए, बेसिकली उसके बारे में। यहाँ पे कोई डेली कॉलेज रूटीन नहीं होता है, आपको डेली जाना नहीं होता है ना, बस एग्ज़ाम्स वगैरह देने होते हैं और उस हिसाब से मतलब कि ओपन एजुकेशन है ये, है ना, ओपन यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, तो उसके बारे में ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन, है ना। आगे हम लोग जानेंगे जो लर्निंग के क्या है, एजुकेशन के जो मॉडल्स बताए गए हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे, थोड़ा सा जान लेंगे, है ना। तो एक तो है आपका बाइपोलर, बाइपोलर एजुकेशन, है ना, एजुकेशन मॉडल, ठीक है। जिसको किसने दिया, इसको दिया था जेम्स एडम ने, ठीक है, जेम्स एडम ने दिया था, ठीक है, जेम्स एडम्स ने दिया था। और ये क्या था, अमेरिकन फिलोसोफर थे, है ना, अमेरिकन फिलोसोफर थे ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया, बाइपोलर एजुकेशन मॉडल दिया। इसमें इन्होंने क्या बताया, जो एजुकेशन है वो बाइपोलर सिस्टम है ना। मतलब कि बाइपोलर सिस्टम का मतलब है एक तो टीचर होता है यहाँ पे, है ना, एक टीचर होता है, दूसरा कौन होता है, स्टूडेंट होता है, या हम कह सकते हैं लर्नर होता है, ठीक है। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो दो लोगों के बीच की प्रक्रिया है, एक टीचर और दूसरा लर्नर। टीचर कुछ बताएगा, बच्चा उसको क्या करेगा, सीखेगा, जानेगा, है ना। तो जो बाइपोलर एजुकेशन मॉडल है इन्होंने दिया जेम्स एडम्स में, इन्होंने बताया टीचर और लर्नर इन दोनों के बीच की जो संक्रिया है वही क्या है, आपकी एजुकेशन है, लर्निंग है। बच्चा टीचर से सीखता है और जो एजुकेशन है उसमें क्या क्या है, टीचर है और लर्नर है, दो चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया, है ना। टीचर यहाँ पे क्या करेगा, नॉलेज प्रोवाइड करेगा और जो लर्नर है वो उसको क्या करेगा, नॉलेज को गेन करेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने ये बताया। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा और जानेंगे इसी के बारे में, डस्टर पता नहीं कहाँ है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं आपका एक है ट्राइपोलर मॉडल, इसी तरह से ट्राइपोलर, है ना, ट्राइपोलर मॉडल। इसमें क्या होगा, ट्राइपोलर मतलब आपको पता समझ में आ रहा होगा कि तीन, ट्राई मतलब क्या होता है, तीन। तो ये कुछ इस तरह से होगा, है ना, अभी आप इमेज में भी देख लीजिएगा, है ना, इस तरह से। तो जैसे कि ये दिया था आपके जॉन डीवी ने, है ना, जॉन डीवी ने दिया था इसको, ठीक है। अब जॉन डीवी कौन है, ये प्रगतिशील जो शिक्षा है उसके जनक माने जाते हैं या प्रयोजनवाद के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो ये जॉन डीवी है ना। तो इन्होंने क्या किसके बारे में बताया, जो एजुकेशन का ट्राइपोलर सिस्टम है उसके बारे में बताया। इन्होंने बोला ये त्रिध्रुवीय
जो है सिस्टम है या व्यवस्था है ना। क्या क्या होता है, टीचर होता है इसमें, टीचर यानी कि शिक्षक, और क्या होगा, लर्नर होगा, आप स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, लर्नर होगा, और क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, आप इसे करिकुलम भी कह सकते हैं, है ना। ठीक है, एक तो क्या होगा, ये आपका टीचिंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग, है ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। क्या होगा, टीचर होगा, लर्नर होगा और इन्वॉल्वमेंट होगा। ये तीनों चीजें क्या है, लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, है ना। टीचर है, लर्नर है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो हमारी लर्निंग कहाँ से होगी, क्या सीखेंगे हम। मान लीजिए टीचर है, लर्नर है, लेकिन उनको बैठने के लिए प्रॉपर जगह ही नहीं है या एक इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है जहाँ पे वो क्या करें, टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया को सफल कर सके, बना सके, उसको नियोजित कर सके, चला सके, है ना। तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है तो क्या होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगी, है ना। अगर टीचर है, लर्नर है, इन्वॉल्वमेंट है, इन तीनों की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए इन्वॉल्वमेंट है और लर्नर है और टीचर ही नहीं है, तो बच्चों को फैसिलिटेट कौन करेगा, क्योंकि ये बात करते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की, है ना। तो टीचर क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा बच्चे को, है ना। तो कौन करेगा फैसिलिटेट, जब इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, इन्वॉल्वमेंट है, लर्नर है, टीचर नहीं है। मतलब टीचर है, इन्वॉल्वमेंट है, लर्नर नहीं रहेगा तो टीचर किसे फैसिलिटेट करेगा, है ना। और इन्वॉल्वमेंट है, टीचर है, लर्नर नहीं है तो टीचर किसे फैसिलिटेट करेगा, है ना। तो ये रही आपकी सिंपल सी ट्राइपोलर सिस्टम की बात। आगे हम लोग जानेंगे डोमेन्स ऑफ लर्निंग क्या क्या है, कुछ डोमेन्स होते हैं लर्निंग के, उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, है ना। फाइनली टेस्टर मिल गया। कभी कभी आंखों के सामने होती है चीज़ें, दिखाई नहीं देती, है ना। ये भी एक थॉट है कि ऐसा नहीं जो दिख ना रहा हो वो होता नहीं, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग जानेंगे डोमेन्स ऑफ लर्निंग के बारे में, है ना। जानेंगे डोमेन्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के क्या क्या डोमेन्स होते हैं, क्या क्या क्षेत्र है लर्निंग के, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो एक सबसे पहला जो आपका है ये है साइकोमोटर, है ना। साइकोमोटर, साइकोमोटर यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि शरीर से संबंधित है ना, शरीर से संबंधित, यानी कि लर्निंग के लिए आपकी जो स्वास्थ्य है वो सही होना चाहिए। शारीरिक जो स्वास्थ्य है, साइकोमोटर डोमेन है, इसका भी आपके लर्निंग में फुल योगदान है, पूरा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कॉग्निटिव डोमेन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ना, है ना। जो कॉग्निशन से, जो हमने कल पढ़ा था कॉग्निशन और इमोशंस के बारे में, कि जो है कॉग्निटिव कॉग्निशन के माध्यम से क्या करते हैं, नॉलेज को अक्वायर करते हैं, है ना। जो भी डेवलप मस्तिष्क में जो भी सूचनाएं हम संचरित करते हैं उसमें किसका रोल होता है, कॉग्निशन का रोल होता है, संज्ञान का रोल होता है। वही क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, मेमोराइज करता है ना, याद करता है चीज़ों को, और क्या करता है, जानता है, समझता है ना। तो कॉग्निशन का तो सबसे बड़ा रोल है, इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञान, या हम इसको कह सकते हैं सिंपल भाषा में दिमाग से संबंधित या मस्तिष्क से संबंधित, है ना, दिमाग से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा डोमेन है अफेक्टिव, अफेक्टिव का मतलब है यहाँ पे संवेगों से संबंधित, है ना। इमोशंस जो आपके हमने कल पढ़े थे, संवेगों से संबंधित, इसीलिए जो है हम लोगों ने क्या किया, कॉग्निशन और इमोशंस का चैप्टर लर्निंग से पहले पढ़ा, ताकि इसमें जो डोमेन्स है इनके माध्यम से आप लर्निंग को कनेक्ट कर पाए, है ना, उस चैप्टर को भी, क्योंकि सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेटेड है ना, कुछ अलग नहीं है, सब एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तो कॉग्निटिव और अफेक्टिव का मतलब है आपकी संवेग, कहीं ना कहीं जो आपकी भावनाएं हैं, आपके संवेग है, ये भी क्या करते हैं, आपकी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। आपका मूड नहीं अच्छा है तो आपका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा, है ना। इस तरह की चीज़ें आपके जो मस्तिष्क क्या कहते हैं, आपके जो संवेग हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग को डायरेक्शन प्रदान करते हैं, है ना। तो क्या है अफेक्टिव, है ना, मतलब आप कितने जोश में हैं, आप कितने मोटिवेटेड हैं, है ना, ये सब कहीं ना कहीं आपके जो लर्निंग है इनको प्रभावित करेगा, है ना। तो ये है डोमेन्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, बेसिकली ये आपके डोमेन्स थी, साइकोमोटर, कॉग्निटिव और अफेक्टिव। तो हमने जो लर्निंग के बारे में थोड़ा बहुत जो भी इम्पोर्टेंट था वो हमने जान लिया है आज लर्निंग के बारे में। इसको क्या कौन कौन से फैक्टर इसमें अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना, है ना, पर्सनल और इन्वायरमेंटल दोनों के बारे में, और इसके डोमेन्स क्या है इन सब के बारे में हम लोगों ने एक ओवरव्यू ले लिया है। अब कल से हम लोग लर्निंग थेरीज पढ़ना शुरू कर देंगे। आई होप कल ही आपकी
3-4 जो थियरीज़ हैं इंपॉर्टेंट हैं, छोटी छोटी सी, वो कंप्लीट हो जाएंगी इसकी लर्निंग थियरीज़ की। और होपफुली आपको समझ में आया होगा, आप अपना फीडबैक देख सकते हैं, अच्छा लगेगा। और जुड़े रहिए मिशन पॉसिबल से, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।